वेलकम टू बिटेनिक। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। हैरान मत होइए, आपको ये लग रहा होगा कि यार आज ये लाइव क्यों नहीं दिख रहे, आज कहाँ गए ये दोनों, लाइव क्यों नहीं है। कोई बात नहीं, शांति रखो। लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग है, लेकिन आपको फीलिंग लाइव वाली ही मिल रही होगी। प्रीमियर शो है ये, मतलब ये मूवी प्रीमियर हुई है अभी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और बार बार लाइव कितना देखोगे यार, हमारे जोक्स और वही पुराने बोरिंग टॉपिक्स, वही बोरिंग टेक्निकल सब्जेक्ट्स, वही पुराने चेहरे। कुछ नया कुछ नहीं है हमारे पास। सिर्फ पढ़ाते हैं, कोई आपको शिलिंग नहीं करते, कोई प्रोजेक्ट के प्राइस नहीं बताते, कोई आपको 200-300x वाला कॉइन नहीं बताते, कोई प्रॉफिट के तरीके नहीं बताते, सिर्फ पढ़ा रहे हैं। तो हमारी सबसे बोरिंग क्लास है। यहाँ पे तभी आइएगा अगर आपको कुछ सीखना है। ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं बना है। अगर आप यहाँ पे कुछ ये देखने आए कि कौन सा टोकन बढ़ेगा, कौन सा टोकन गिरेगा, इमीडिएटली अनसब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को लीव कर दीजिए, मुझे मत देखिए। मैं और प्रणव दुनिया के सबसे बोरिंग इंसान है। आपका 1 घंटा बर्बाद करना अगर आप चाहते हो तो ये प्रोग्राम देखिए। राइट। अब जो बचे हैं वो सुनो मेरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो तुम बचे हो ना, तुम इसका मतलब अब तुम बचे हो क्या, तुम नहीं जा रहे हो, तो जो तुम देख रहे हो इस वक्त, उसके मैं ये बता दूं कि भाई तुम्हारी किस्मत खुल गई और अब तुम यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ग्रो कर ले जाओगे। ठीक है। अब देखो ये स्पेस कितनी जल्दी से कैसे ग्रो कर रही है, कैसे इवॉल्व हो रही है, कि अब की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज इस वक्त जो आ रही है। देखिए हम हमेशा कहते हैं ना कि जब हम ये कहते हैं सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, पहले तो हम ऐसे डिवाइड करते हैं चीजों को, फिर हम कहते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन भी है उसमें सारे 11,000 क्रिप्टो हैं, वो अपने आप को कह रहे हैं कि भाई हम भी डिसेंट्रलाइज है बिटकॉइन की तरह, हम भी इथेरियम की तरह डिसेंट्रलाइज है। अब चेक कैसे होता है, कैसे पता लगता है कि वो डिसेंट्रलाइज है कि नहीं है, और वो कौन से ऐसी कहानियां है जिससे पता लगता है कि अरे यार ये तो डिसेंट्रलाइज नहीं है। सिंपल सी बात है, एक चीज जो सबसे कॉमन है जिससे ये पता लगता है कि सेंट्रलाइज है कि नहीं है, डिसेंट्रलाइज है कि नहीं है, इससे ये पता लगता है कि यार ये जो फाउंडर है इसके ऊपर डिपेंडेंस कितनी है, ये जो कोर डेवलपर है इसके ऊपर डिपेंडेंस कितनी है। अगर विटालिक सिस्टम में नहीं है तो क्या इथेरियम विटालिक पे डिपेंडेंट है? नहीं है। और बिटकॉइन तो सतोशी नाकामोतो पे है ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं सतोशी नाकामोतो कौन है, उसको तो दुनिया मिलकर चला रही है। और इथेरियम को अब कोई ये बोले मैं भी इथेरियम की तरह डिसेंट्रलाइज हूं, झूठ बोल रहा है। यही आपको समझाने की कोशिश की जाती है कि जब कोई प्रोजेक्ट ये क्लेम करता है कि मैं डिसेंट्रलाइज हूं, तो वो डिसेंट्रलाइज नहीं होता है। उसका पोल तब खुलती है जब उसका जो कोर डेवलपर होता है, जो फाउंडर्स होते हैं, जब वो हटते हैं और टोकन एकदम क्रैश कर जाता है। तभी तो जो यूएस के अंदर जो सिक्योरिटीज लॉ है, जो वहां पे कानून है, वो ये कहता है कि ये जितने भी कई डिफाई के टोकन्स और कई क्रिप्टो के अंदर जो टोकन्स हैं वो सिक्योरिटीज हैं। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो ये सोच के उन टोकन्स को कंट्रोल किया हुआ है कि वो देख रहा है कि जब ये बंदा कुछ परफॉर्म करेगा, सचिन तेंदुलकर जब 200 रन बनाएगा तो इंडिया जीतेगा, वरना इंडिया हारेगा। अगर आप इस सोच के साथ किसी टोकन को होल्ड कर रहे हो तो वो सिक्योरिटी है। परफॉर्मेंस ऑफ द फाउंडर पे डिपेंडेंट हो आप, तो वही हुआ। सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त जो आ रही है वो ये कि डीफाई के अंदर अभी जो एंड्रे क्रोने और एंटन नेल, ये दो बहुत, जिसे कहते हैं ना सचिन तेंदुलकर ऑफ दी डीफाई। और डीफाई क्यों बोलूं यार, जो आप ये बोलो कि ये इतने बड़े डेवलपर्स हैं और ये इतने रिस्पेक्टेड डेवलपर्स हैं, ये इतने बड़े नाम है एंड्रे क्रोने और एंटन नेल के। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। प्रणव, क्या मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? मैंने कर दिया स्क्रीन शेयर, अगर आप। अब ये जो सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, आप ये देखो कि एंड्रे क्रोने और एंटन नेल ने ये ट्वीट किया है। और इस ट्वीट में वो बोल रहा है कि एंड्रे एंड आई हैव डिसाइडेड दैट वी आर क्लोजिंग द चैप्टर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द डीफाई और क्रिप्टो स्पेस। वो कह रहे हैं डीफाई तो बहुत दूर की बात है, मैं और एंड्रे क्रोने हम लोग क्रिप्टो स्पेस को छोड़ रहे हैं। और एंड्रे क्रोने और एंटन नेल जो है वो 25 से ऊपर प्रोजेक्ट्स के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे थे। और इनफैक्ट कुछ प्रोजेक्ट्स को तो वो सामने से लीड कर रहे थे, जिसमें से यर्न फाइनेंस, जिसको दुनिया ये बोलने लगी थी कि नेक्स्ट बिटकॉइन है, उस वो नेक्स्ट बिटकॉइन की जब बातें हो रही थी तो यर्न फाइनेंस से भी ये लोग निकल रहे हैं। और 25 के 25 जो प्लेटफॉर्म्स हैं
जब आप उन्हें एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो तो कुछ इस तरीके की पिक्चर आ रही है कि आप chainlist.org आप समझ रहे हो, ये इंटरफेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेसिकली क्या है कि अब सपोज करो आपने उन 25 जो डीफाई के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उन पे आपने कुछ स्टेकिंग करी हुई थी, या आपने कुछ अपने क्रिप्टो को वहां पे स्टेक किया हुआ था, या आपने लेंडिंग के लिए आपने यूज किया हुआ था, और वहां अगर आपका क्रिप्टो जो है वो प्रेजेंट है, तो अभी उसका इंटरफेस आउट हो चुका है। क्रिप्टो आपका सेफ है, क्योंकि क्रिप्टो तो आप उसके कंट्रोल में हो ना, क्योंकि वो उसकी इशू नहीं है। लेकिन जो इंटरफेस है, जो उसमें डेवलपमेंट थी, जो ये लोग उसके कंट्रीब्यूट कर रहे थे, उसके कोड में, उसकी परफॉर्मेंस में, उसके अपग्रेडेशंस में, अब ये लोग नहीं करेंगे। जैसे ही नहीं इन्होंने ये अनाउंसमेंट करी, एंड्रे और एंटन नेल, सोचो टोकन्स के हालात देखो। यर्न फाइनेंस, $90,000 का इसका ऑल टाइम हाई था, मोर देन $18,000 पे। बिटकॉइन। मोर देन बिटकॉइन कहते थे, इसे कहते थे कि नेक्स्ट बिटकॉइन कहते थे। गियर्न फाइनेंस $18,000 पे घूम रहा है। आपका पिकल, आपके टोकन्स के, अगर मैं प्रोजेक्ट्स के नाम बताऊं जिसमें एंड्रिक रोने था, फैंटम फैंटम और एंटन नेल लीड डेवलपर्स थे फैंटम में, यर्न फाइनेंस में, पिकल के अंदर, कीप के अंदर, ठीक है। ऐसे 25 प्रोजेक्ट है जिनकी इस टाइम प्राइसेस क्रैश कर गई हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एक ही 25% देखो, अब अगर एक ही आदमी ने अगर ये सिस्टम चलाना, ये देखिए आप, chainlist.org, multichange.xyz, solidity.exchange, bright.curve finance, यार आप बात को समझ रहे हो? काशिफ रजा की बातें चुभती जरूर हैं, मेरी और प्रणव की बातें बोरिंग जरूर हैं, लेकिन मैं आज आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं कि जो वेब3 की दुनिया देखेंगे वो जीतेंगे। आज नहीं जीतेंगे, कल नहीं जीतेंगे, 6 महीने में नहीं जीतेंगे, 1 साल में नहीं जीतेंगे, लेकिन एक दिन सबसे सक्सेसफुल कम्युनिटी वेब3 की दुनिया की कम्युनिटी की होगी, और मैं दावा करता हूं। और सक्सेसफुल का वर्ड का मतलब पता है क्या? प्रॉफिट नहीं है। जब अपनी वेल्थ को आप अपनी वेल्थ को सिक्योर करना चाहते हो, उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो कराना चाहते हो, तो आपको सही डिसीजंस लेने पड़ते हैं, आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने पड़ते हैं। और वेब3 की दुनिया का प्रोग्राम इसीलिए इसीलिए हम लोग हमेशा, कभी आपने देखा होगा, हम बहुत ही पर्टिकुलर कुछ कॉइन्स के बारे में बात करते हैं, और उनके उनके टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, उनकी अंडरलाइन टेक क्या है, ये वो जो क्लेम कर रहा है वो सही है कि नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि दो लोग कंपनी छोड़ के जाने की बात करते हैं, तो इनमें और वेब2 में फर्क क्या हुआ? मतलब वेब2 के अंदर जब कंपनी से सीईओ और या फाउंडर निकलता है, जैसे भारत पे से अशनीर ग्रोवर निकल रहा है, तो भारत पे की बता रहे हैं कि वैल्यूएशन में बहुत बड़ा ड्रॉप आ गया है, उसकी परफॉर्मेंस में भी ड्रॉप आ गया है। अब लोग ये कह रहे हैं कि क्या भारत पे वो भारत पे होगा जो उसको अशनीर के साथ था? अब अशनीर जा रहा है तो वैल्यूएशन भी गिर जाएगी। तो अशनीर में और वेब3 के प्रोजेक्ट्स में क्या फर्क है? इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको अपनी वेल्थ को सिक्योर करना है, तो आपको बिटकॉइन और इथेरियम में सिक्योर करना है। जब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो कितना करना है वो जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक्सपेरिमेंट मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप, लेकिन इक्विटीज में क्या सारा पैसा लगा देते हो? इसीलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग अपने सारा पैसा जब किसी एक पर्टिकुलर डीफाई प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि एंड्रे क्रोने है, एंटरनेल है, और ये है, वो है, फलाना। और वो आज मैं पूछता हूं, उन इन्फ्लुएंसर से भी पूछता हूं, कहां गए भाई ये एंड्रे नेल और एंटन नेल और एंड्रे क्रोने को? रोको यार, क्रिप्टो इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हारे दिए हुए 25 के 25 प्रोजेक्ट जो तुम रिकमेंड करते थे अपनी कम्युनिटी को, अरे भैया वो डूब रहे हैं, कहां जा रहे हो तुम? कहां? अरे भाई इन्फ्लुएंसर्स को रोको, भाग गए। अरे भाई, इसीलिए कह रहा हूं, वेब3 की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है अगर तुम यहाँ पे ये सोच के आए हो कि यहाँ पे कुछ टिप मिलने वाली है। अभी के अभी चले जाओ यहाँ चैनल से, बुरा मत मानना यार, ये सख्ती वाली बात से मैं कह रहा हूं। यहाँ पे सिर्फ सीरियस लोग की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जो करना चाहते हैं वैसे ही हम लोग चाहते हैं कि हमें सुने। प्रणव, आपका क्या कहना है इसमें? सबसे पहले तो लाइक जो उनके लास्ट बयान थे, ठीक है, मैं एक डेवलपर हूँ, तो मैं उस स्ट्रैटेजी से आपको बताता हूँ दैट प्रीवियसली, अनलाइक प्रीवियस, बिल्डिंग ऑन डीफाई सक्स, दिस इज व्हाट वन ऑफ ये द। कोई लैंग्वेज है?
आप जा रहे हो, आपको पता है कि आपके जाने से क्या बवाल मचने वाला है, आप जा रहे हो और ये लैंग्वेज यूज करके जा रहे हो आप। ऑल्सो मेन बात क्या है ना कि सॉलिडिटी का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो 5 दिन पहले आया है, और इनने बताया भी कि जस्ट लाइक 10 days अगो देयर इज अ अपडेट इन सॉलिडिटी। एंड मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जावा का कौन सा वर्जन है जिसपे आप लोग अपनी चीजें डेवलप करते हो। इट इज 15th और 16th, एंड इट इज हियर सिंस आई थिंक 20 years, राइट? 20 से ज्यादा ईयर्स से जावा है, और फिर भी वो ग्रो कर रहा है, फिर भी उसमें दिक्कतें आती हैं। लोग जावा स्क्रिप्ट पे तो हजारों प्रॉब्लम्स बताते हैं अपनी। तो सॉलिडिटी इज जस्ट 4 year और 5 year ओल्ड लैंग्वेज, राइट? तो इसको भी धीरे धीरे टाइम लगेगा ना ग्रो करने में। पहली बात तो ये। तो देवर रियली रियली I mean not happy of the DeFi infrastructure and the Solidity development and the ecosystem in general, and that is one of the reasons of them quitting the entire space। और 25 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका अभी इंटरफेस नहीं चल रहा है, लाइक राइट वी आर स्पीकिंग। इसका मतलब क्या है? क्या आप यर्न फाइनेंस में आपका आपका अगर पैसा अटका है तो क्या आप निकाल नहीं सकते हो? द आंसर इज नो। दैट इज आई वुड से स्टिल द ब्यूटी ऑफ वेब 3, दैट्स द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन, दैट you can go on the smart contract of Yearn Finance and interact with the verified code of its। ठीक है, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। ईथर स्कैन पे जाके आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, पर अगर बाय वाईफाई अगर टोकन अपने को मिल ही जाएगा। यर्न वैसे फैंटम पे भी है, पर अपन इथेरियम पे कोशिश करते हैं। आपको मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की कि जब इंटरफेस लॉक्ड है, जब इंटरफेस चल नहीं रहा है, तब भी आप वेरीफाइड कोड के थ्रू चला सकते हो इसको। अभी मेरे को मिल नहीं रहा है वो वेरीफाइड कोड कहाँ पे है, बट देखो रीड एंड राइट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ से आप अगर वेरीफाइड होगा कोड तो वो चला पाओगे। मैं दूसरा किसी का आपको चलाने की कोशिश करता हूँ, इफ लाइक दे हैव अ वेरीफाइड कोड। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, बट इन जनरल क्या होता है ना कि जो इनका इंटरफेस बंद है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इंटरफेस के जो अंडरलाइन है, यानी जो सॉलिडिटी कोड है, वो जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयड है, ठीक है, और वो इन 2 से 3 लोगों के ऊपर नहीं है। इट इज रादर द नोड्स एंड द नोड सर्वर्स हु आर रनिंग दैट पर्टिकुलर ब्लॉकचेन, जैसे फैंटम या इथेरियम, जिसके ऊपर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉयड हैं। आंड्रे और एंटन ने बोला कि वी विल नो मोर बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, एंड जो भी हम अभी मेंटेनेंस वर्क कर रहे थे टू कीप दी सर्वर्स गोइंग, वो चले गया। ठीक है, यानी जो फ्रंट एंड है वो चले गया, पर जो बैक एंड है दैट स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, बैक एंड क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप चाहो तो यर्न फाइनेंस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्ट करके जो ईथर स्कैन पे है या फिर कहीं भी आप उसको साथ इंटरैक्ट करके अपने फंड्स को रिकवर कर सकते हो, या फिर आप जो भी चाहो एक्टिविटी वो यर्न फाइनेंस में कर सकते हो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि इनने सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस वर्क को खत्म किया है, सर्वर वर्क को खत्म किया है, बट स्टिल इन जनरल यू कैन यूज द एप्लीकेशन यूजिंग ईथर स्कैन। वो ठीक तो है, ठीक है, लेकिन प्रणव, बात यहाँ पे ये है कि वो तो तुमने बात अच्छा हुआ कि पॉइंट क्लियर कर दिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आपके फंड सिक्योर है, कंपनी में ताला नहीं लगा, ये कंपनी नहीं है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, इंटरफेस बंद हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या है कि लोग अब उस इंटरफेस को ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इनका फ्यूचर क्या है इन प्रोजेक्ट्स का, जब ये इतने 2 बड़े आदमी चले गए। तो व्हाट तो ये उनको कहीं ना कहीं क्या ये ऑर्गेनाइजेशन 2 ही लोगों पे डिपेंडेंट होती है क्या? मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि मेरा इसमें थोड़ा सा अलग प्रोस्पेक्टिव है। मुझे ऐसा लगता है कि फैंटम जो है दैट इज नॉट रन बाय दीज टू पीपल, बट इट्स जस्ट दैट दीज टू पीपल वर लुक्ड अप बाय द कम्युनिटी। दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द पीपल, फॉर एग्जांपल सतोशी नाकामोटो या फिर ओलंपस डाओ के जो लोग हैं वो एनोनिमस हैं, ताकि उनके ऊपर उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से लोग एक्ट ना करें। जो लोग चाहते हैं ना फ्री मार्केट दे कैन डू। इफ आई जस्ट शो यू, इथीरियम ने भी अपनी फिलॉसफी क्लियर करी है, डिस्पाइट इट हैज अ फेस बिहाइंड इट, दैट इज विटालिक ब्यूट्रेन। विटालिक ब्यूट्रेन खुद बोल रहा है दैट इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग अपॉर्चुनिटीज वी डिस्ट्रीब्यूट द अपॉर्चुनिटीज टू अदर्स। Instead of being defensive when others create value, we are thrilled. Instead of trying matter more, we are trying to matter less. इसका मतलब ये है कि विटालिक चाहता है कि जो वो बोले उसके हिसाब से इथीरियम कम्युनिटी ना चले। बट
like in general, जब भी क्या होता है ना कि if there is a subject matter expert and he is developing projects on it, if he is doing things on it, तो उसके हिसाब से दुनिया चलने लग जाती है, right? That is the biggest problem. And when, for example, Vitalik leaves, or something happens to Vitalik, that will be a big shock to the community. और अगर आप नेक्स्ट इंटरनेट बनाना चाहते हो, इफ यू आर ट्राइंग टू मेक द वेब 3.0, इट शुड नॉट बी इन द हैंड ऑफ वन और टू पीपल, राइट? अगर गूगल खत्म हो जाता है तो आज इंटरनेट बंद हो जाएगा, ऐसा मान सकते हैं हम, राइट? बट इथीरियम जब वेब 3.0 बना रहा है तो वो ये चाहता है कि जब विटालिक या कोई भी फाउंडर या फिर जो कोई भी मेजर कंट्रीब्यूटर अगर इस कम्युनिटी को छोड़ के चले भी जाए, देन ऑल्सो इट कीप्स वर्किंग, इट कीप्स गवर्निंग। और इसीलिए उसने बोला है, विटालिक खुद भी ये बताना चाहता है कि आई वॉन्ट टू मैटर लेस इन द कम्युनिटी। मेरी जो थॉट्स हैं वो सिर्फ एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर आप देखो, नॉट एज अ इन्फ्लुएंसर। I want to matter less. I just want to be a part of the many people who are in the community. ठीक है? और जितनी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैच्योर होता जाता है, उतना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड, उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड, उतना कम स्टेक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पे रहता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई ऑलवेज काशिफ सेज that Bitcoin is the only one which has been able to prove itself in terms of decentralization. सिर्फ बिटकॉइन ही है, उसकी कम्युनिटी में आप कोई एक आदमी पकड़ के नहीं कह सकते कि दिस इज द गाय, अगर इसने छोड़ दिया तो खत्म हो जाएगा बिटकॉइन, या फिर इसका स्टेक ऊपर या नीचे चले जाएगा। मेरा गुस्सा पता है अभी क्यों, अभी ये वीडियो के शुरू में क्यों आ रहा था गुस्सा? शायद लोग थोड़ा वो सोच रहे होंगे कि यार इतना इतना ऐसे क्यों बोल रहे हैं। यार वो गुस्सा इसलिए आता है कि जैसे कुछ लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, पहली बार वो प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट करेंगे, खत्म नहीं हुए, और वो प्रोजेक्ट्स एग्जिस्ट भी करेंगे, आपके फंड्स भी सेफ है। इशू ये होता है कि जब आप किसी सपोज पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर्स को, चाहे इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, कुछ पर्टिकुलर आप इन्फ्लुएंसर ने आपको ये बोल दिया कि ये आने वाले टाइम का बिटकॉइन है सपोज, या आपको ये बोल दिया कि आने वाले टाइम का इथेरियम है, या आपको ये बोल दिया कि आने वाले टाइम का ये आवे है। आज आवे भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े नेटवर्क इफेक्ट पे है। आज आवे के अंदर से कोई कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन उसे रन कर रहा है, किसी आवे उस लेवल पे अपने आप को पहुंचा चुका है। लेकिन आपको कल को ये बोले कि ये जी आवे हो गया, या ये बिटकॉइन हो गया, ये इथेरियम, ये कुछ आपको जब ये सेल करने की नरेटिव्स बनाए जाते हैं कि ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो साले कल को लॉन्च हुए थे और 15 दिन के अंदर वो $10,000 जब क्रॉस कर जाते हैं, या 20 दिन के अंदर वो 20, आपको पता है यर्न फाइनेंस कैसे ग्रो करा था जब जब आया था शुरू में? ठीक है, मतलब मेरे को लगता है कि उसकी ग्रोथ फिनोमिनल ग्रोथ थी। मतलब उसकी स्टार्टिंग में उसका कर्व अगर आप देखोगे जब लॉन्च हुआ था और जहां वो गया था, तो वो इनसेन था, इनसेन। ठीक है, तो ये जो नरेटिव्स आपको आपको इसलिए ध्यान, मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं कि आपके पास $1,000 लगाने को है, आपने 20, 25, 50, $100 लगाए, समझ में आता है। जब आप इन्फ्लुएंसर की बात सुन के कि यार ये नेक्स्ट बिटकॉइन बता रहे हैं, या इसे नेक्स्ट इथेरियम बता रहे हैं, या इसे नेक्स्ट आवे बता रहे हैं, या इसे कोई नेक्स्ट कल को कुछ और बता रहे हैं। आवे भी मैंने लिस्ट में बोल दिया, लेकिन आवे भी एक कहीं ना कहीं अभी ग्रो कर रहा है। डीफाई में अगर मैं बोलूं तो डीफाई का तो अब ये कह सकते हो कि आवे हैज लेड फ्रॉम द फ्रंट। मेकर, मैं बोलूंगा कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करोगे ना, तो मेकर डाउ से ज्यादा मेकर डिसेंट्रलाइज तो डाउन, डीफाई। मेकर डाउन से कोई डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो आपको ये ये समझना बहुत जरूरी है। ये देखो ना कितना अच्छा चार्ट इसने, प्रणब ने शेयर किया, राइट? सो बेसिकली क्या है कि आपको इन्फ्लुएंसर कुछ बोलता है, आप उसके कहने पे $1,000 का बजट था, $1,000 आपने एक ही प्रोजेक्ट में लगा दिए, वहां पे आपसे गड़बड़ होती है। ये वेब3 की दुनिया के प्रोग्राम में आपको हमेशा बताया जाता है कि स्टोर ऑफ वैल्यू कुछ और है, रिस्की बेट्स कुछ और है, और आपको उस हिसाब से देखना है। और अगर आप बहुत लंबे समय के लिए आपके पास पेशेंस है तो मत जाओ। अभी बहुत स्पेस इवॉल्व हो रहा है, डीफाई इवॉल्व हो रहा है, अभी एनएफटीज इवॉल्व हो रही है। आपका रिस्क एपेटाइट देखिए, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, उसी के बाद रिस्क लीजिए। ये गुस्सा मेरा सिर्फ इसलिए आ रहा था मुझे इस वक्त में कि यार मैं जानता हूं कि इस कई लोगों के बहुत बड़े पैसे लगे होंगे, और जब भी मार्केट के अंदर करेक्शन, एक करेक्शन होता है, यूक्रेन का करेक्शन आया,
यार वो समझ में आता है कि ग्लोबल एक मैक्रो लेवल का करेक्शन है। एक है साहब वो बंदे जा रहे हैं छोड़ के। अबे ये कोई वजह है यार मार्केट के गिरने की? मतलब सर वो दो बंदे चले गए सर, 25 कंपनियां गिर गई यार। तो फिर हम इस स्पेस में हम चैनल को बंद कर देते हैं यार। हमें ये वेब3 की दुनिया भी नहीं बनाना चाहिए, ये प्रोग्राम बेकार है। अगर वेब3 के अंदर ऐसा हो रहा है कि दो लोगों के जाने से इतनी बड़ी करेक्शन आ गई 25 प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो ये वेब3 की दुनिया नहीं है ये। ना हमें ये प्रोग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे हर्ट होता है। क्योंकि जब हम ये बात करते हैं वेब3 डिसेंट्रलाइजेशन, किसी एक आदमी की हुकूमत नहीं, किसी एक आदमी से फर्क नहीं पड़ता, और जब ऐसी बातें होती हैं तो दैट इरिटेट्स मी। राइट, पर मैं आपको ऐसा ये बताना चाहता हूँ, इन द फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वेरी ट्रू कि कोई भी अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर किसी ने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा, राइट, उसका एक तरह से पीपल लुक अप टू हिम, बट धीरे धीरे अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहा है, रादर और ज्यादा एक्वायर करके सेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है, देन दैट इज नॉट द इथोस ऑफ अ डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस, राइट। और जब सेंट्रलाइजेशन होगा, एक्विजिशंस के थ्रू सेंट्रलाइजेशन लाने की कोशिश की जाएगी, और एक स्टेकर बन जाएगा उस पर पूरे इकोसिस्टम का, और वो अगर डिसइंटरेस्टेड होते हो गया उस प्रोजेक्ट में, देन इट इज अ बिग रिस्क, राइट। और अधिकतर प्रोजेक्ट्स अभी इसी स्टेज में हैं, बट धीरे धीरे करके, जैसे इथीरियम ने अपने फाउंडेशन के पेज में क्लियरली बताया है दैट वी वांट टू मैटर लेस। विटालिक ब्यूट्रेन कितनी बार खुद बताता है दैट आई एम स्टिल अ पर्सन इन द कम्युनिटी, आई एम नॉट द कम्युनिटी इटसेल्फ, राइट। तो ये अगर कोई प्रोजेक्ट बताना कर रहा है, धीरे धीरे अपने आप को डिसेंट्रलाइज कर रहा है, धीरे धीरे अपने गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज कर रहा है, धीरे धीरे अपने को फाउंडर्स को वो सिर्फ एक कॉन्ट्रीब्यूटर, एक अपनी अंडरलाइंग कंपनी को एक को कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंपनी टू द होल फाउंडेशन बना रहा है, then he is moving towards the path of web3 decentralization. Otherwise इट इज नॉट, अदरवाइज इट्स अ वेब टू कंपनी जिसके ऊपर एक चादर उड़ी हुई है टोकन्स की, राइट। और वो आप कैसे देखोगे, कैसे आप एक प्रोग्रेसिव डिसेंट्रलाइजेशन देख सकते हो? पहली बात तो है, कोई भी कंपनी पहले ही दिन अगर डिसेंट्रलाइज हो गई तो उसका सुशी स्वाद जैसा हाल हो सकता है, राइट। उसमें ज्यादा गवर्नेंस में टाइम लग सकता है एंड थिंग्स लाइक दैट। इफ प्रोजेक्ट्स एंड पीपल वांट टू हैव क्विक रिजल्ट्स, दे शुड हैव स्टार्टिंग में सेंट्रलाइजेशन, और धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। बट एक बार सेंट्रलाइजेशन आ गया तो एज अ ह्यूमन यू वांट टू कीप दैट पावर। अगर कोई प्रोजेक्ट ये पावर को रख के एक्विजिशंस कर करके सेंट्रलाइज हो रहा है, देन यू कैन कॉल आउट दैट प्रोजेक्ट टू नॉट बी अ वेब3 इथो कंपनी। बट अगर आप इथीरियम को देखो, इनिशियली इट वाज कंडक्टेड बाय 5 को-फाउंडर्स, राइट। धीरे धीरे करके उसको डिसेंट्रलाइज किया। अब इथीरियम फाउंडेशन खुद भी इथीरियम को बनाती नहीं है। इथीरियम के अंदर कुछ कंपनीज हैं, जैसे कि बहुत सारी लाइक डिफरेंट डिफरेंट चेन स्टैक हो गया, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, कंसेंसस हो गया, और देर आर 100 डिफरेंट कंपनीज विच ऑपरेट नोड्स ऑन इथीरियम, खुद के नोड एप्लीकेशन बनाते हैं, दे आर बिल्डिंग इथीरियम, नॉट द इथीरियम फाउंडेशन और नॉट विटालिक ब्यूट्रेन। धीरे धीरे विटालिक भी अपने कम्युनिटी एस्पेक्ट्स को कर करके धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस इथीरियम कम्युनिटी पे कम करना चाह रहा है, एंड इवेंचुअली दे वुड वांट टू डिसेंट्रलाइज देमसेल्फ। दैट इज द रियल वैल्यू ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और दैट इज अ रियल डिसेंट्रलाइजेशन इन द होल वेब3 इकोसिस्टम। एक कंपनी अगर इस डिसेंट्रलाइजेशन के पाथ पे है, देन वी कैन से दैट इट इज प्रोग्रेसिवली डिसेंट्रलाइजिंग इटसेल्फ एंड इट इज अ वेब3 कंपनी। बट अगर कोई कंपनी के अंदर एक बंदा है जिसके बोलने पे चीजें हो रही हैं, जिसके बोलने पे थिंग्स आर मूविंग, then we can call out that that particular project as of now is not ready to have its stake to be decentralized. In the future it can be, but अभी नहीं है, ठीक है। और इसीलिए अभी क्योंकि फैंटम नया नया इट वाज नॉट, इट वाज अ लिटिल नेसेंट, राइट, यर्न फाइनेंस वाज अ लिटिल नेसेंट, मल्टी चेन जितने भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स डाले दैट दे वर लिटिल नेसेंट, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था, आंद्रे क्रॉनिए का बहुत ज्यादा प्रभाव था इनके ऊपर, तो दे वर दे आर फेसिंग रेज आउट ऑफ इट, क्योंकि ही वाज नॉट एन इन्फ्लुएंसर। अगेन मेरे को तो लगता है आंद्रे क्रॉनी और एंटन वर रियली गुड बिल्डर्स इन द कम्युनिटी। वो लोग नहीं थे जो पैसे लेके टोकन्स के बारे में बातें करते हैं। दे वर बिल्डर्स इन द कम्युनिटी, बट बिकॉज दे वर सो ग्रेट बिल्डर्स, ठीक है, तो कम्युनिटी इज वेरी वेरी सैड अबाउट इट। पर मैं ये भी बताना आपको चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से आंड्रे क्रॉनिए ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यर्न फाइनेंस में पूरी तरह से छोड़ने से पहले बहुत कम कर दी थी। खुद ने ही धीरे धीरे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको कम कर दिया था, राइट।
एंड फिर एकदम से छोड़ा। आप सोचो आज जो आवे का फाउंडर है उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने पास रखी हुई है, स्टानी, राइट, एंड इवेंचुअली टुडे ही लीव्स। आवे 100 टाइम्स ज्यादा गिरेगा यर्न फाइनेंस से। यर्न फाइनेंस बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज था, इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा इसके ऊपर, राइट। So this is what we are trying to make you understand, that believe in projects which believe in progressive decentralization and are working towards making their organization decentralized, ताकि एक आदमी के हिसाब से चीजें चेंज ना हो, ठीक है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बोला, आपका फंड सिक्योर है, उसके बारे में कोई टेंशन मत लो। और तीसरी बात, मैं इससे ना एक 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 पर्टिकुलर कोटेशन या एक पर्टिकुलर और इंसिडेंस मेरे को याद आ गया कि जो डोज कॉइन का फाउंडर था, उसने भी लाइक यू नो ही क्रिएटेड डोज कॉइन, और उसके बाद ही आल्सो रेज क्विट द होल कम्युनिटी कि क्रिप्टो बकवास है, ऐसा वैसा, बट डोज स्टिल सर्वाइव्ड, राइट। अब डोज कॉइन तो एक मीम कॉइन है, बट स्टिल इट सर्वाइव्ड। व्हाई? बिकॉज इट वाज नॉट ऑन अ सिंगल पर्सन बट रादर मोर डिसेंट्रलाइज्ड, राइट, देन मेनी प्रोजेक्ट्स इन द इकोसिस्टम, एंड दैट इज द रीजन इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, ऑल्दो बहुत क्वेश्चनेबल है, ओके ओके कैसे एग्जिस्ट करता है, बट स्टिल दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अगर स्टेक्स एक आदमी पे होंगे तो सबसे बड़ा झटका लगेगा। अगर 1% कंपनी है और वो 1% चले गया तो कंपनी खत्म। 10% कंपनी है, 1% चले गया तो 10% गिर जाएगा शेयर, गिर जाएगा शेयर, और धीरे धीरे ज्यादा ही गिरेगा, बड़ा झटका लगेगा। अगर रिलायंस से आज मुकेश अंबानी को कुछ हो जाता है तो आप सोचिए कितना बड़ा झटका लगेगा रिलायंस फर्म को, और इतना बड़ा झटका लगेगा इंडियन जीडीपी को, राइट। बट बिकॉज यर्न फाइनेंस वाज मच मोर डिसेंट्रलाइज्ड, इसलिए कम झटका लगेगा। अगर कोई प्रोजेक्ट है जो बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज होगा तो उसको बहुत ज्यादा झटका लगेगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कॉल आउट, राइट। एंड you should always, as a project, as a person who is investing in a particular project, who is building a particular project on top of another protocol, always question the decentralization values, ethos of that particular protocol, and ask that protocol कि आप क्या कर रहे हो डिसेंट्रलाइजेशन को और बढ़ाने के लिए। अगले साल तक आप क्या माइलस्टोन अचीव करोगे ताकि आप और डिसेंट्रलाइज हो सको, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर और ज्यादा गवर्नेंस बेस हो सके, राइट। तो ये एक और इंपॉर्टेंट बात थी। काशिफ, और कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, ठीक है। नथिंग। अगला आप मेरे ख्याल से आज हमारा इसी पे आधा घंटा निकल चुका है, सो वी हैव टू कीप अ लिटिल फास्ट हमें ना, क्योंकि इसको जल्दी क्लोज करना है। और बिकॉज इसी में ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी तो इसलिए हमने इस पे चर्चा करी। आर्टिकल्स तो बहुत है हमारे पास, बट आई थिंक लेट्स जस्ट रन थ्रू देम। ठीक है, आप ये कवर कर दो, ये वाली न्यूज आपकी फेवरेट है। Yeah, so I did cover this in my previous video as well. एक मैंने इसी पे बनाया था कि people are paying premium to buy Bitcoin in Russia and Ukraine as well, because वहाँ पे अब जब अपने ही पैसे को आप एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे सैंक्शंस लग गए हैं कि अमेरिका के जो बैंक्स हैं उनकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज ओवरसीज थी, एसेट्स थी, उनको उनको वो कर लिया कि जितने भी जो रिच रशियंस थे उनकी प्रॉपर्टीज वो एक्सेस नहीं कर सकते, उनके बैंक अकाउंट्स वो एक्सेस नहीं कर सकते, स्विस अकाउंट को भी एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि स्विट्जरलैंड को सबसे न्यूट्रल माना जाता है। वो कभी किसी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता ना ऐसे, यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड तक में उन्होंने सैंक्शंस को ऑनर किया है। तो जब इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई तो लोगों को ये रियलाइज हुआ कि इसका ऑल्टरनेटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो है बिटकॉइन। इसकी एक्चुअली वॉर के अंदर जितनी बिटकॉइन के लिए अवेयरनेस बढ़ी है, मतलब उतनी किसी भी चीज के लिए नहीं बढ़ी। और उसकी वजह से लोगों को अब ये रियलाइज होने लगा कि यार एट वॉट एवर कॉस्ट, मतलब वो ये नहीं कि वो ट्रेडिंग के लिए प्रीमियम दे रहे। कौन देता है $20? आपको अगर मैं बोलूं ट्रेडिंग करो तो आप बोलोगे यार जब सस्ता हो जाएगा तब बाय करूंगा। यहाँ वो लोग कह रहे हैं मैं प्रीमियम पे लूंगा और इसको एट एनी कॉस्ट लूंगा। मतलब इसे कहते हैं ना कि मुझे ये करना ही है, तो इसलिए आप प्रीमियम दे रहे हैं। लोग वेट भी नहीं कर रहे हैं कि जब वॉर एंड हो जाएगी तब हम ले लेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और ये ट्रेंड रशिया में भी है और यूक्रेन में भी है, और ये अब दुनिया के और जगहों पे भी स्प्रेड होगा ये अवेयरनेस। दिए ना इसके ऊपर बालाजी ने। बालाजी ने हाँ, बहुत ही बालाजी ने अच्छा बोला ट्वीट कि किया है इसके crypto is बारे में। frozen, but fiat can be frozen. So basically आपके fiat can also be frozen, जो आपके ओवरसीज अकाउंट्स है वो प्रूव हो गया।
और अगर क्रिप्टो को ये बोलते हैं कि क्रिप्टो कैन बी स्टोलन, तो फियाट कैन बी फ्रोजन। बट मैं इधर एक और चीज ऐड कर देता हूँ, क्रिप्टो कैन ऑल्सो बी फ्रोजन। अगर आपने ये भी देखा कि बहुत प्रेशर बिल्ट हो रहा है बाइनेंस पे और क्रैकन पे और जितनी भी अमेरिकन बेस्ड एक्सचेंजेस हैं और उनके ऊपर कि भैया वो रशियन अकाउंट्स को फ्रीज करें, बंद करें। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका क्रिप्टो एक्सचेंज पे है तो वो भी फ्रीज हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक किसी एक्सचेंज ने करा नहीं है, लेकिन अगर उनको ही करना पड़ा तो वो परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने पास्ट में देखा भी एक मेटामास्क का इशू था, उसके अंदर वो वो क्रिप्टो फ्रीज होने की बात हुई। उसको कवर करेंगे आगे। वो वेनेजुएला, अच्छा वो कवर करेंगे। तो अभी हमने ओपन सी को देखा कि सैंक्शन की ना, एक अमेरिका ने एक सैंक्शन कंट्रीज की एक लिस्ट बनाई हुई है। अगर उस लिस्ट में आपकी कंट्री फॉल करती है, आप उस कंट्री के यूजर हो, तो हो सकता है कि काफी सारे प्लेटफॉर्म्स आपको अलाउ ना करें एक्सेस करने के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट है कि एवरीथिंग कैन बी फ्रोजन इफ इट इज लाइंग ऑन अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, राइट। सो ये जितने भी एपिसोड्स हो रहे हैं, ये आपका जो डिसेंट्रलाइजेशन का ईथोस ये है बेसिकली, कि तभी कहा जाता है खुद की नोड रन करो, खुद का माइनिंग करो, एंड अपना क्रिप्टो खुद के पास रखो। सो दैट इज व्हाट द ईथोस, जो मेन सतोशी नाकामोटो की जो विजन थी कि पीपल शुड बी इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन फाइनेंस। राइट, तो मैं यही इसको थोड़ा सा और डीप में आपको बताता हूँ, एक छोटी सी बात कि क्रिप्टो कैन नॉट बी फ्रोजन इफ यू हैव केप्ट इट इन अ प्राइवेट वॉलेट ऑफ योर ओन। ठीक है, हमने पिछली बार भी आपको एक मेल पढ़वाया था जिसके अंदर वो एक पर्टिकुलर प्राइवेट वॉलेट की कंपनी ने बता दिया था कि वो क्या कर रहे हैं इस इकोसिस्टम में और वो कैसे किसी को अपना ज्ञान नहीं दे सकते, बिकॉज दे आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी, नॉट अ फंड मॉनिटरिंग कंपनी। तो यही उसमें बताया गया कि crypto cannot be frozen if you have kept it in your own private ledger, but it can be frozen if you have kept it in a centralized entity। आपने एक decentralized asset को अगर एक centralized वॉलेट के अंदर रखा है तो फिर वो फ्रोज हो सकता है। यानी कि आपने एक सपोज वजीरेक्स के वॉलेट पे रखा है या फिर आपने बाइनेंस के वॉलेट पे रखा है, तो ये सब सेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स हैं। ठीक है, अगर इन पे रखा है तो दे कैन बी फ्रोजन, बट इफ यू हैव केप्ट इट इन अ प्राइवेट वॉलेट तो इट कैन नॉट बी फ्रोजन। And that is why you can say crypto is the absolute money if you have kept it in a decentralized way, because it will be there no matter whatever you take, है ना। If you have a ledger, if you have the private keys about it, you can operate it from anywhere around the world। and ये narrative बहुत ज्यादा strong हो रहा है अभी, and this is a very big thing that is coming along। इसी के ऊपर एक और बंदे ने इसके बारे में ट्वीट किया दैट व्हाई ही थिंक्स क्रिप्टो इज सो इसेंशियल एंड हैज मेड हिम सर्वाइव द होल क्राइसिस। राइट, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि दैट क्रिप्टो करेंसी वर इनिशियली कंसिडर्ड टू बी एसेट्स, बट राइट नाउ आर कंसिडर्ड टू बी द एब्सोल्यूट और द ओनली थिंग अदर देन गोल्ड और मिनरल्स which can be considered as absolute value, है ना। अभी तक क्या होता था, हम समझते थे कि हमारे पास जो पैसा है दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, बट दैट इज टार्निशिंग विद द वॉर दैट इज कमिंग अलोंग विद ऑल द रशियंस एंड यूक्रेनियंस आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। उनका करेंसी में प्रॉब्लम हो रहा है, प्लस देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सैंक्शंस दैट आर बीइंग पुट ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन, बट क्रिप्टो स्टिल रिमेन्स द एब्सोल्यूट वैल्यू क्रिएशन। एंड ये वाला जो नैरेटिव है कि your fiat can be frozen but your crypto will remain with you no matter what, if you have controlled it in a specific way, it will still remain with you। ये बहुत बड़ी चीज है। इसके ऊपर ही एक बंदा जो he was a person who lives in Ukraine and he had to जल्दी में उसको भाग के आना पड़ा। सारा के सारा उसका जो पैसा था यूक्रेनियन बैंक अकाउंट के अंदर, जितने उसके पास डेबिट कार्ड थे, क्रेडिट कार्ड थे, वो सब वहीं के वहीं धरे के धरे रह गए। उसने जो इतने सारे पैसे खर्च करके अपनी प्रॉपर्टी बनाई होगी, बंगला बनाया होगा, वो सब वहीं धरे के धरे रह गए। बट उसके पास जो एक लेजर वॉलेट के अंदर क्रिप्टो था, वो जब कजाकिस्तान आया तो वो उसने यूज किया एंड ही इज एबल टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ दैट। आई जस्ट रीड हिज ट्वीट दैट माय यूक्रेनियन क्रेडिट कार्ड डजंट वर्क एनीमोर। आई एम सेफ फिजिकली इन कजाकिस्तान बट ऑल माय सेविंग्स आर गॉन बिकॉज वो यूक्रेन में थे। Crypto is the only money I still have, and today I can say without exaggeration that BTC, ETH, and NFT are going to save my life while I can't come back to my home। Right? ये मैं बोलूंगा एक तरह से नैरेटिव भी है और असली में एप्लीकेशन, जो लोग क्रिप्टो वाले बोलते रहते हैं ना, दैट मनी दैट यू आर करंटली हैविंग इन योर फिजिकल नोट बैलेंस इज नथिंग। राइट, ये पूरी तरह से धीरे धीरे सिद्ध होता जा रहा है विद दिस वॉर, है ना।
एंड आई थिंक दिस इज गोना बी बिग। और एक और उसी को लेके एक और मतलब बात थी जो लाइक यू नो विच इज रिलेटेड, दैट वीजा इज गोना बैन। अगर आप देखो, देखो मैं, ये देखो, ये बालाजी का एक और बहुत ही औसम ट्वीट है जिसके बारे में उसने बताया दैट राइट नाउ ऐसा भी है कि वीजा एंड मास्टर कार्ड आर गोना बैंक आर गोना लाइक यू नो फ्रीज रशियन सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अगर रशिया में किसी के पास वीजा या मास्टर कार्ड का डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, सो ही विल नॉट बी एबल टू टेक आउट मनी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उन्होंने वहां पे अपनी सर्विसेज लाना बंद कर दी है। ठीक है, मास्टर एंड वीजा आर यूएस बेस्ड कंपनीज, एंड इसीलिए पीपल आर वेरी लाइक यू नो वेरी, अब इससे ये बात क्या पता चल रही है हमें कि यूएस चाहे तो कंट्रोल कर सकता है किसी पर्टिकुलर नेशन में कितने पैसे आएंगे जाएंगे, उनके लोगों को फायदा होगा घाटा होगा, एंड दिस काइंड ऑफ सेंट्रलाइजेशन इज वेरी वेरी बैड, राइट? अगर आप सोचो, आप वीजा और मास्टर कार्ड एक अमेरिका की कंपनी है, आपकी जो कंट्री है उसने अमेरिका से लड़ाई कर ली बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल इशू, एंड वो बोलेंगे कि इनका दाना पानी बंद कर दो, यूएस वीजा और मास्टर कार्ड को बंद कर दो, ठीक है, देन दे आर कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। सेंट्रलाइज्ड वन कंट्री इज कंट्रोलिंग एवरी कंट्री, एंड एज अ कंट्री दे वुड वांट टू लाइक यू नो बी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटेरियन पावर। तो दिस इज नॉट व्हाट द वर्ल्ड वांट्स, और ये बात बहुत ज्यादा खुल के सामने आ रही है इन द करंट रेल्म्स। ठीक है, उसी के ऊपर बालाजी ने लिखा दैट like you know the banks currently are being used as financial nukes, nuclear weapons। ठीक है, वीजा और मास्टर कार्ड आर बीइंग यूज्ड एज न्यूक्लियर वेपन्स इन अ फाइनेंशियल इकोसिस्टम टू बॉम्ब रशिया इनडायरेक्टली। तो इससे क्या होगा कि क्या हुआ था, मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी के से ये बताता हूँ कि जब अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे एंड जापान कुड नॉट लाइक यू नो गिव इट बैक, व्हाट हैपेंड वाज एवरी कंट्री वाज वेरी फ्यूरियस कि अब अमेरिका कुछ भी कर सकता है, इनके पास तो न्यूक्लियर वॉर है, तो हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने पड़ेंगे, राइट? And that was the start of this nuclear whole you know ecosystem, nuclear weapon ecosystem। and इसीलिए अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो दूसरी कंट्री के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स एंड दे बोथ गो टू अ वॉर, तो दे वुड नेवर एवर डू देयर न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि उनको पता है कि अगर इन्होंने न्यूक्लियर वेपन यूज किया तो हम भी न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं, राइट? सिमिलरली नाउ विद वीजा एंड मास्टर कार्ड, अमेरिका हैज प्लेड इट्स फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन इन द ग्राउंड्स कि अगर तुम हमारे खिलाफ जाओगे, हमारी किसी पर्टिकुलर नैरेटिव के खिलाफ जाओगे, यूएस के खिलाफ जाओगे, तो वी विल यूज दिस फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन्स लाइक वीजा मास्टर कार्ड स्विफ्ट फॉर अनबैंकिंग ऑल योर सिटीजन्स ऑफ योर पर्टिकुलर कंट्री। और ये बहुत अच्छे से साबित हो चुका है अब। इससे क्या हो रहा है कि इट इज सेम एज लाइक यू नो नाउ एवरी कंट्री विल ट्राई टू डेवलप इट्स ओन फाइनेंशियल इकोसिस्टम, every country will try to make its own visa master card ecosystem, right? क्योंकि अब वो वीजा और मास्टर कार्ड जो अमेरिका के कंट्रोल में है उसके हिसाब से नहीं चलना चाहते, वो खुद का RUPAY जो इंडिया का है वैसा ही वो सब लोग अपना बनाना चाहेंगे, राइट? उसी के बारे में बालाजी ने लिखा है दैट बट यस फाइनेंशियल न्यूक्स आरंट लाइक फिजिकल वंस, दे कांट बी कॉपीड। टू डिफेंड यू नीड अ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम बिग इनफ टू क्रिएट अल्टरनेटिव फॉर एवरीथिंग, राइट? इसका मतलब ये है कि वीजा और मास्टर कार्ड जैसे बड़े फाइनेंशियल इकोसिस्टम अमेरिका ने जो बनाए वो हर कंट्री नहीं बना सकता, अनफॉर्चुनेटली, लाइक न्यूक्लियर वेपन्स, राइट? लाइक एटॉमिक बॉम्ब एंड थिंग्स लाइक दैट। बट people can use crypto in that sense, right? And so India and Israel may champion Web3. That is the reason India and every culture sphere, it's US or China, I believe, nation stakes for social media shopping and like a part of digital defense strategy, but they won't be able to scale globally like Bitcoin or Web3 has done, right? And that is the reason why instead of building their own nuclear weapons like Visa and Mastercard, instead of building their own financial nuclear weapons like Visa and Mastercard ecosystem, जिसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा होगा, लोग Web3 की तरफ जाएंगे, बिटकॉइन की तरफ जाएंगे, जो कि पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, right? They would not build these financial nukes, but rather use the decentralized nuclear weapons that are created by people to not have centralized storages and centralized authoritarian power. तो ये बहुत like I would say this is क्रिप्टो में जो लोग थे वो पहले से जानते थे दैट मनी की कोई वैल्यू नहीं है, इट इज कंट्रोल्ड बाय यूएस एंड यूएस फेड।
वो जब चाहे तो आपके रिजर्व को बढ़ा चढ़ा सकता है, कम कर सकता है, बट इस वॉर ने इसको बहुत आगे ला दिया है. When US is using financial ecosystem of its to make weapons, like बोलते हैं उसे, they are weaponizing the banks, तब बिटकॉइन का नैरेटिव, वेब3 का नैरेटिव बहुत ज्यादा इंश्राइन हो रहा है. बिकॉज इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, इट डज नॉट फेवर अ पर्टिकुलर कंट्री एंड इट कैन नॉट बी बैंड. इफ यू डू इट इन द राइट सेंस, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में रखोगे तो होगा. ठीक है, दिस इज इन जनरल द फिलॉसफी, राइट. और मैं तो ये भी बोलूंगा कि जो सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम्स हैं अभी वेब3 में, जैसे कि एक्सचेंजेस, वो भी थोड़ा रजिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो बिलीव दैट इट इज नॉट एज पर द इथोस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज टू बैन अ पर्टिकुलर नेशन फ्रॉम ट्रेडिंग, राइट. अगर पुतिन कुछ कर रहा है तो रशियन पीपल को क्यों आप सफर करवा रहे हो? This is the mere frustration of USA and their allies, that they are able to do nothing while they are being, Ukraine is being scrambled by the US, by the Russia. It is very bad, it is very sad. But the people who are suffering are the people of Ukraine and the people of Russia, right? तो मैं बस यही आपको बताना चाह रहा हूँ दैट क्रिप्टो इज द एब्सोल्यूट मनी, इट इज द वेल्थ. इफ यू हैव स्टोर्ड इट इन द राइट सेंस, यू विल हैव इट. इफ यू लाइक, वो स्टोलन नहीं हो जाता है, अगर उसको आप सही सिक्योरिटी के साथ रखते हो तो इट विल रिमेन विद यू नो मैटर व्हाट हैपेंस, बिकॉज इट इज ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड. बिटकॉइन is truly decentralized. Satoshi Nakamoto is, that's why, very anonymous and never shown to the world. काशिफ, लंबा मोनोलॉग हो गया थोड़ा. हाँ, वी हैव टू 41 मिनट हो चुके हैं. ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, फटाफट आगे बढ़ता हूँ. All I want to say is that I have just tweeted breaking news: Satoshi Nakamoto left Bitcoin. मतलब we have to realize कि यार सतोशी नाकामोटो भी छोड़ के गया था तो बिटकॉइन का प्राइस तो क्रैश नहीं किया था. जब से वो छोड़ के गया, जब से उसने माइन करना बंद किया, तब से तो बिटकॉइन और ज्यादा बढ़ा. वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो ये जो बता रहा हूँ ना मैं, फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन जो यूएस बना रहा है अब, उसके खिलाफ सिर्फ वेब3 ही खड़ा हो सकता है, राइट. हाँ, एंड वेब3 का डिसेंट्रलाइजेशन जो भी बिटकॉइन ने शो किया है. तो ये दोनों जो न्यूज है वो बहुत कोरिलेटिंग एंड कोरिस्पॉन्डिंग है. बालाजी का ये वाला जो पर्टिकुलर ट्वीट है उसको बहुत डिटेल में पढ़ना, बहुत अच्छा है वो. आई थिंक फाइनेंशियल न्यूक्लियर वेपन्स इज समथिंग दैट एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, एंड बिटकॉइन एंड वेब3 आर दोज न्यूक्लियर वेपन्स दैट दे गेट रेडीमेड in the ecosystem, which can save their ecosystem and the economy. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइक ये भी थोड़ा सा ऐसे, लाइक इट्स अ लिटिल फनी, बट यू शुड नो दैट यूएन, यूनाइटेड नेशंस, क्या होता है ना, वो लोग सूट बूट पहन के डिप्लोमेसी की बातें करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे हल निकालते हैं वो, ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स की वो सुझाव, और मतलब बहुत बड़े लोग माने जाते हैं यूनाइटेड नेशंस वाले, ठीक है. सूट पहन के पीस की बातें करते हैं, और एक पर्टिकुलर नेशन को वो बचा लेते हैं वॉर होने से, जैसे कि उनने यूक्रेन को बचाया, जैसे कि उनने इराक और ईरान को बचाया, ठीक है. तो वैसे ही वो बहुत अच्छा पीसफुली डोनेशंस भी करते हैं, ठीक है. दीज आर द पीपल हु बिलीव क्रिप्टो इज नार्सिसिस्ट. Crypto is used to believe that crypto is narcissist, it is highly capitalistic, and in this like world, crypto should not exist, and we are the absolute peacemakers. उन्होंने $20 million as humanitarian aid दिया था to Ukraine and crypto ecosystem, despite they being the biggest, like United Nations is the one जिसको back करना चाहिए यूक्रेन को भी in the humanitarian crisis that they are facing. 2.5 गुना. अभी तो मतलब जब कायला ने ट्वीट किया था, दैट वाज लाइक सेम, क्रिप्टो डोनेशन वर इक्वल टू द यूनाइटेड नेशंस डोनेशंस, बट नाउ क्रिप्टो हैज डोनेटेड 2.5x the amount of donation done by United Nations. और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है. आप जिसे बोलते हैं ना, if you consider a particular institute to be saving you, then it will not. What can save you is the ecosystem that crypto using funding the public good has developed, and that is again a big news. And as a person who is in the web3 ecosystem,
You should be very proud of it. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और चीज कवर करते हैं, दैट इज लाइक इसी में लाइक यूक्रेन, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज करंटली हैविंग बिटकॉइन एज इट्स वे ऑफ टेकिंग मनी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो यूक्रेन ने अभी ये भी बोला था कि हम एयर ड्रॉप करेंगे, जिसने भी हमारे इस पर्टिकुलर एड्रेस पे पैसा भेजा था उसको हम एयर ड्रॉप करेंगे, एंड देन दे वर लाइक कि नहीं नहीं नहीं, एयर ड्रॉप नहीं कर सकते, बिकॉज दे डिडंट थिंक थ्रू इट, राइट। क्या होता है जब भी सरकार में लोग होते हैं, वो कुछ बज़वर्ड सुन के दे आर लाइक कि चलो लेट्स मेक दिस हैपन, लेट्स डू दिस, बट इवेंचुअली दे थॉट थ्रू एंड दे केम टू अ फाइनेंशियल रेगुलेटरी मतलब कंप्लायंस, कि भाई एयर ड्रॉप कर देंगे तो ये पर्टिकुलर टोकन तो हमारी नेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगा, राइट, इट विल रिप्रेजेंट अस, and that is not something that they would want, and I also think crypto should not be in that particular legal state ledger, and that is the reason they took it back। पहले उन्होंने बोला हम एयर ड्रॉप करेंगे, then they were like कि हम एयर ड्रॉप नहीं करेंगे, that is the correct decision। मे बी IMF ने बोला उनको कि ये क्या कर रहे हो, राइट, टोकन खुद का नेशन का लॉन्च कर रहे हो, दिस इज लाइक अपने टोकन को ही ओनरशिप दे रहे हो, एंड देन रशिया विल ओन दैट पर्टिकुलर टोकन, और वो पूरे बोले क्लेम करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल इकोसिस्टम और टोकन इकोनॉमिक्स हमारे हाथ में, राइट, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। सो जस्ट लेटिंग यू नो, यूक्रेन ने बोला था दैट एवरी पर्सन हु हैज डोनेटेड इन अस will get some money, right, as airdrops, as incentive mechanism, and then they backed out कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, we didn't think through it and we will not be doing it। ठीक है, एक और अच्छी, अगर आप यूनिस्वैप के उस पे जाओगे तो यू विल सी दैट यू कैन डोनेट जो भी टोकन है आपके पास, ठीक है, ERC20 टोकन, जो भी टोकन है आपके पास ERC20 टोकन्स के अंदर, इथेरियम के ऊपर, यू कैन, या फिर पॉलीगॉन के ऊपर, या फिर कोई भी यहाँ पे यूनिस्वैप डिप्लॉयड, यू कैन डायरेक्टली गो एंड डोनेट ऑन यूनिस्वैप। अगर आपके पास लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास सुशी है, ठीक है, तो सुशी से आप तो डोनेट नहीं कर सकते, व्हाट यू विल डू इज यूनिस्वैप ने एक ऐसा मस्त इंटरफेस बनाया है, donate.uniswap.org, जिससे आप डायरेक्टली जाके पैसा डोनेट कर सकते हो, ठीक है। Again, a big thing that people are doing to support the crypto people, यूनाइटेड नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्टिकुलर नेशन को बचाना। वो लोग तो पता नहीं कितना क्या काम कर रहे हैं, बट क्रिप्टो पीपल इन द क्रिप्टो वर्ल्ड, जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिसको पता नहीं कितने सारे नेशंस गालियां देते थे इन द नेम ऑफ लाइक फर्जीवाड़ा एंड व्हाट नॉट, उन्होंने हेल्प करके यूक्रेन की बहुत ज्यादा सहायता की, 2.5 टाइम्स द अमाउंट अरे डोनेटेड। यूक्रेन में यूएन ने किया है 20 मिलियन डोनेट, and crypto has already exceeded 52-53 million, 60 मिलियन पे पहुंच गया, 60 3x। 60 मिलियन पता। तो ये और क्रिप्टो और लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि क्रिप्टो के अलावा लोगों ने एनएफटीज, क्रिप्टो पंक भी किया है, यू नो दैट। एक आदमी ने क्रिप्टो पंक करा है डोनेट, और भी लोगों ने एनएफटीज भी करी हैं, मतलब जो मिल रहा है वो डोनेट हो रहा है वहां। ये सिर्फ क्रिप्टो इकोसिस्टम कर सकता है। आप बोलो कि लाइक मैं अपने HDFC अकाउंट से 100 रुपए डोनेट करना चाहता हूँ यूक्रेन को, तो कैसे करूंगा मैं, बताओ थोड़ा। माइक्रो पेमेंट पॉसिबल नहीं होती ना ये। एक और बड़ी न्यूज, KPMG कनाडा तो हर दिन छक्के मार रहा है, काशिफ। हाँ, ये मैंने ट्वीट भी किया था, इफ यू रिमेम्बर। तो मैंने उन्होंने भी बोला था NFT खरीद लिया। KPMG ने पहले तो बिटकॉइन को अपनी ट्रेजरी में इंक्लूड किया, और मतलब KPMG कनाडा की जो विंग है, और KPMG क्या है, तो KPMG बिग 4 जिसे कहते हैं ना, तो उसमें से एक कंसल्टिंग फर्म है, और पूरे दुनिया में जो S&P 500 है, उस पे जो 90% कंपनीज हैं, उनको सिर्फ 4 कंपनी ऑडिट करती हैं। और आप सोचो कि दुनिया की शक्तिशाली कंपनियों का ऑडिटर है KPMG, वो दूसरों के अकाउंट को ऑडिट करता है, अपने अकाउंट में बिटकॉइन को ऐड कर लिया। अच्छा चलो, वहां तक तो ठीक था कि बिटकॉइन को ही ऐड करा था, एक एनएफटी भी ले ली। वर्ल्ड ऑफ वुमेन एक बहुत पॉपुलर एक एनएफटी है, उस एनएफटी को उन्होंने बाय कर लिया। 8-9 इथेरियम का इसका फ्लोर प्राइस है। फ्लोर प्राइस कहते हैं कि जो मिनिमम प्राइस होता है एनएफटी का, तो 8 इथेरियम के आसपास की है ये, और भी रेयरिटी के हिसाब से महंगी भी होती है, लेकिन आप सोचो कि $16,000-17,000 की उन्होंने एनएफटी भी बाय कर ली। राइट। एक और
उसी लाइक एक और कंपनी है प्यूमा, सुना होगा आपने नाम, उन्होंने भी एक एनएफटी खरीदी है अभी। कूल कैट खरीदी है? हाँ, मैंने ये कब लिखा लिया हुआ है इन्होंने? अपने। कब लिया इन्होंने? हैं? ये उनने लिया है 2 मार्च को। यार बताओ यार, दिमाग। और प्यूमा, प्यूमा फेमस है, मतलब आप तो दिन भर प्यूमा ही पहनते हो, व्हाइट जैकेट आपका मैंने देखा है प्यूमा का। हाँ हाँ, हाँ। अब वो ये इस एनएफटी के साथ एक अपनी मर्चेंडाइज ना लॉन्च कर दें। हो सकता है, कमर्शियल राइट भी मिल रहे होंगे ना। आईपी मिलता है एनएफटी के साथ। अब बताओ यार, लोग कहते हैं कि आईपी यूज केस क्या है एनएफटीज का, अब आपके सामने ही है। एक और बड़ी खबर अगेन एनएफटीज को लेके। कंपनीज टू लॉन्च एन एनएफटी मार्केटप्लेस, रेडिट, राकुतान, कॉइनबेस, इंस्टाग्राम, गेम स्टॉप, एसोसिएटेड प्रेस। ये सब हम्म। कंपनीज अपने एनएफटी मार्केटप्लेस लॉन्च कर रही है। क्रेजी एडॉप्शन। मैं ये जरूर बोलूंगा कि जब क्या है ना, हमने जो स्टार्टिंग में न्यूज़ कवर करी, देयर इज डेफिनेटली लॉट ऑफ अवेयरनेस दैट द वर्ल्ड हैज टू कम फॉरवर्ड टू बिफोर वेब 3 गोज मेन स्ट्रीम। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो भी होना बाकी हैं। बहुत सारी बार ऐसा होगा आपका थोड़ा सा फंड इधर उधर चले जाएगा बिकॉज ऑफ दैट नेसेंसी इन द स्पेस, बट यू शुड अलाउ फॉर दैट, क्योंकि अभी ये स्पेस इवॉल्व हो रही है और रेगुलेटर्स को ये बात समझ आनी चाहिए। उसी उसी को लेके ना एक और पर्टिकुलर चीज है, इसका नाम है पोकीमॉन, पिक्सल मॉन। सुना है आपने नाम इसके बारे में काशिफ? गेम है ये। यार काफी बज क्रिएट कर रही थी ये न्यूज, मेरे को ये न्यूज मेरे मतलब मैंने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा है। राइट। तो क्या होता है ना कि जैसा कि मैं आपने बताया मेरे को कि लाइक देर आर मेनी प्रोजेक्ट्स जो सिर्फ बस के नाम पे पैसा उठा लेते हैं, बिकॉज राइट नाउ इन क्रिप्टो एवरीबडी कैन बी रिच इन क्विक क्विक अमाउंट्स, राइट? तो पिक्सल मॉन एक बहुत वाइट पेपर लाके एकदम उनने होशियारी दिखा के देवर लाइक अरे मचाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड व्हेन द प्रोडक्ट केम आउट इट यूज्ड टू लुक लाइक दिस। दे डिडंट इवन डू द बेयर मिनिमम। इतना गंदा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अगर मतलब इतना गंदा प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि जो इसकी सबसे गंदी एनएफटी है ना, वो सबसे महंगी हो गई। क्यों? क्योंकि लोग ये इसको एज अ सिंबल यूज करना चाहते हैं कि इससे ज्यादा गंदा प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं कर सकते आप। देवर लाइक व्हाइट पेपर में देवर द बेस्ट, बट व्हेन दे लॉन्च्ड देवर लाइक अरे घटिया ग्राफिक डिजाइनर्स, मतलब लोग स्क्रीनशॉट पेस्ट कर रहे हैं कि पिक्सलमॉन टीम ने एक freelance.com से एक बंदे को हायर किया, ग्राफिक डिजाइनर को, है? बांग्लादेश से। और ये रगपुल है, रगपुल है। ड्रग पुल नहीं है, इट्स लाइक दे आर डूइंग द, क्या होता है कुछ लोग तो व्हाइट पेपर पे पैसा उठा लेते हैं आईसीयू एरा में, है ना, और कुछ बनाते नहीं है। इनने बनाया पर बहुत गंदा। they were not able to deliver on this particular thing and they launched the project and इतना गंदा लॉन्च किया। ये बंदा एक, this is a person in the Pixelmon game, इतना गंदा लॉन्च किया उनने कि यार लाइक एक बात नाउ बताओ, अपनी गंदे की एनएफटी मिसाल दे दी इनने। अपनी एनएफटी लॉन्च कर दे, ले लेंगे लोग। अभी टाइम, वी आर स्टिल न्यू। पूछो पूछो लोग अगर यूट्यूब पे कमेंट करें तो करते हैं। वी शुड एटलीस्ट लॉन्च आवर मर्चेंडाइज जो कि एनएफटी से रिलेटेड हो। ऐसे हम सीधे नहीं करेंगे, मतलब वेब 3 की दुनिया, इट शुड बी वेब 3 की दुनिया के टी शर्ट जिसका एक स्कैनर ओपन सी पे जाता हो, आपके पास उसके पूरे राइट हो, हमारे पास कोई राइट नहीं है उसका। सीधे ऐसे नहीं लॉन्च करेंगे हम, पूरा पूरा ढंग से खाएंगे खाना। वी आर नॉट द वेब 2 फोक्स हु आर प्रिटेंडिंग टू बी वेब 3, वी आर रियली वेब 3 a प्रोग्राम। मैं पिक्सल मॉन दिखा रहा था आपको, इतने गंदे, मतलब मैं क्या बताऊं यार। शेम ऑन देम। ये लॉन्च किया है इन्होंने। ओहो, बहुत ही बुरा हाल है। और इसका आप फ्लोर देखो ये इसका फ्लोर प्राइस क्या है? 0.33 फ्रॉम टू इथीरियम टू 0.33। पहले हाइप था कि ये गेम बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं, जो पिक्सेलमॉन माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था माइनक्राफ्ट जैसा, वैसा कुछ करेंगे, एंड व्हाट दे केम अप विद वाज रियली बैड। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्रिप्टो इकोसिस्टम की नेसेंसी अभी है। You should adhere to that, consider that as a thing and then try to invest or do something, ठीक है? Always
stay away. लोग कोई बाय कर रहे हैं, अभी भी बाय कर रहे हैं, कोई सेल कर रहा है तो बाय भी तो कर रहा है कोई। क्या बोलूं मैं ये जो है ना, ये एक एग्जाम्पल के तरीके से लोगों ने इसको खरीद लिया है कि इसको हम रखेंगे। इट इज द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट एनएफटीज वी हैव एवर सीन व्हिच एवर गॉट हाइप। उस हिसाब से फेमस हो गया। तो बहुत ही मतलब लाइक कुछ जगहों पे तो बहुत ही बुरा हाल है। एक लास्ट और सबसे बड़ी खबर ये है कि अभी वापस रिलेटेड टू नेशन सी दो है। काशिफ ने शायद अपने एक चैनल पे कवर भी की थी, मैं थोड़ा टेक्निकली इसका बताना चाहता हूँ दैट ओपन सी ड्रॉप्स ईरान एंड वेनेजुएला यूजर्स टू रिस्पॉन्स टू यूएस सैंक्शंस। अगर हम बोलते हैं कि वेब3 इज डिसेंट्रलाइज्ड, देन हाउ कम ओपन सी एज अ प्रोजेक्ट कैन ड्रॉप यूएस एंड ईरान? वो कैसे बैन कर सकते हैं इन दो नेशंस को? सिंपल आंसर है दैट OpenSea is not decentralized, but the smart contracts that interact with OpenSea are decentralized, right? अगर आप अगर आप एक फाउंडेशन या डाउ स्ट्रक्चर में जाओगे, तो डाउज आर द मोस्ट नॉट रेगुलेटेड, और उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट दे विल नॉट लाइक डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो फिर मेटामास्क कैसे सर डिसेंट्रलाइज मतलब होते हुए उसने कैसे वेनेजुएला को बैन कर दिया? 20 मिनट का वीडियो काशिफ ने बनाया, मैं छोटा सा करके ये बताता हूँ कि जो मेटामास्क है ना, वो इन्फ्यूरा की आरपीसीज पे रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज वेरी बैड। मेटामास्क शुड हैव अ फुल नोड ऑफ इट्स ओन जिसके साथ वो इंटरेक्ट करे, बट राइट नाउ इट इंटरेक्ट्स विद इन्फ्यूरा आरपीसी। Infura RPC is nothing but a centralized company, Infura, that is located, that is a project out of Consensus located in the US, जो कि एक infrastructure company, you can say they are like AWS, but they provide the servers for Web3। ठीक है, एक सर्वर कंपनी है जो Web3 के लिए सर्वर्स देती है, बट इन अ सेंट्रलाइज्ड वे। ठीक है, तो यूएस ने बोला कि वेनेजुएला में सर्वर्स देना बंद कर दो, तो उसने बंद कर दिया। अब मेटामास्क उसकी एक ग्राहक थी, क्योंकि वो भी कंसेंसस की है, तो उसके कारण उनका भी वो वहां पे जाके बंद हो गया, मतलब मेटामास्क स्टॉप्ड वर्किंग इन वेनेजुएला। एंड दैट इज अगेन रिलेटेड टू नेशन सी। अगर आप देखो कोई भी दूसरा वॉलेट, सपोज आर्जेंट, आर्जेंट क्यों नहीं बंद हुआ या वेनेजुएला और ईरान में? सिंपल आंसर, आर्जेंट रन्स इट्स ओन फुल नोड टू मेक दिस हैपन। मेरा ये मानना है that RPC should also be decentralized. People should not be forced to run their own, full nodes. But eventually we are getting there. We are not still there, right? तो I think इस particular episode से अगर आप कुछ लेके जाना चाहो, तो you should take two things. The first thing is that we are still in alpha, and be very careful while you are, trusting these influencers, while you are trusting these signals that the market has put, while you are trusting certain projects blindly. And secondly, you should be happy that you're born in such an age जहाँ पे हाइपर अडॉप्शन हो रहा है हर दूसरे दिन Web3 के अंदर, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। तो ये मेरे 2 सेंट्स होंगे इस पर्टिकुलर एपिसोड से। काशिफ, आपके क्या होंगे? आज हमने 1 घंटे में खत्म कर दिया अपना एपिसोड। सो बेसिकली मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि यार लास्ट में इसको ना समराइज करने की कोशिश ये करूंगा कि ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन पाने के लिए ये ऐसा ही है कि जैसे आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए सोचते हो ना कि मोक्ष मिलेगा एक दिन, तो ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन को अचीव करना मोक्ष की प्राप्ति के बराबर है। आप किताबों में डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड को पढ़ना और एक्चुअली में डिसेंट्रलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना, सबसे ये समझ लीजिए कि दुनिया का वंडर है। 100% किसी चीज को डिसेंट्रलाइज करना, आज तक कोई चीज डिसेंट्रलाइज नहीं हो पाई है। अगर कोई डिसेंट्रलाइज कोई चीज थी तो वो नेचर था। वो बहती हुई नदी डिसेंट्रलाइज है, वो बारिश का पानी डिसेंट्रलाइज है, वो हवा का बहाव डिसेंट्रलाइज है, वो सूरज डिसेंट्रलाइज है, वो चांद डिसेंट्रलाइज है, और वो बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज। क्यों लगे सदियों को बीतने में और बिटकॉइन को आने में? क्योंकि तपस्या की वजह है बिटकॉइन। तपस्या नेचर से प्रेरित है।
नेचर की ही एनर्जी को यूज करके अपने आप को बनाता है। नेचर नेचर को कहता है कि नेचर तू डिसेंट्रलाइज है, ला मुझे थोड़ी सी अपनी एनर्जी दे दे ताकि मैं खुद को डिसेंट्रलाइज कर सकूं तेरी तरह। अब बात बात की गहराई को समझिए आप। इस मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इन बातों को समझता हूं ना, और इसकी गहराई के अंदर जाने की कोशिश करता हूं। और नेचर को कहते हैं कि तू अपनी डिसेंट्रलाइजेशन का थोड़ा सा अंश मुझे दे दे प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू। वो नेचर से प्रेरित है, वो किसी इंसान से प्रेरित नहीं है, वो किसी एक इंसान पे डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए कहते हैं वेब3 की दुनिया देखो। मैं मैं आपको बाबा जी की तरह, हो सकता है ये अभी आपको मैंने एक ऐसा लगा होगा कि हम किसी समागम में चले गए बाबा जी को सुनने, लेकिन मैं आपको लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर इस बात की गहराई को सोचेंगे ना कि एक्चुअल में डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, तो आपको समझ में आएगा कि नेचर का पार्ट है बिटकॉइन, क्योंकि नेचर से बना है। सो इसीलिए डीफाई और जितने भी टोकन्स हैं, और वो डिसेंट्रलाइजेशन को अचीव करना चाहते हैं, बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में हमेशा आप बिटकॉइन और इथेरियम को देख सकते हैं। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं लाइफ में, तो उनको इक्विटी की तरह ट्रीट करिए। बाकी प्रोजेक्ट्स को इक्विटीज में ऐसा होता है ना, जैसे आप रिलायंस भी करते हो, आप एचडीएफसी भी लेते हो, आप मारुति सुजुकी भी लेते हो, आप अपने रिस्क को डिवाइड करते हो। सिमिलरली क्रिप्टो में भी अपने रिस्क को डिवाइड करिए। एक दो प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी जिंदगी की कमाई मत लगा दीजिए। यही आपको मैं कहना चाहता हूँ। चाय आ गई। सो एफटीएम का जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एफटीएम फाउंडेशन ने अभी एक ट्वीट किया है कि एंड्रे क्रोने के जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी 40 लोगों की टीम थी। अभी के अभी उन्होंने भी 25 मिनट पहले ट्वीट किया है, और उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करी है कि हम एक आदमी पे डिपेंडेंट नहीं थे। एफटीएम में 40 डेवलपर है। तो अब इस तरह की क्लेरिफिकेशन देने की नौबत इसीलिए पड़ रही है कि क्योंकि लोगों को लग रहा था कि एक ही आदमी था। एक्चुअली में कुछ प्रोजेक्ट्स में हो सकता है एक ही हो। मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे कुछ एक दो जगहों पे उनका प्रभाव ज्यादा होगा, फैंटम जैसे जो फाउंडेशन है वह कम होगा। तो इसीलिए आपको ये बड़ा, अभी ना ये इतनी टेक्निकल चीजें मुझे और प्रणब को तो पता होती हैं, क्योंकि हम लोग इतना, लेकिन वेब3 की दुनिया का प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जो मुझे और प्रणब को पता है हम आपको बताएं। आई होप आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, मेरे गुस्से पे मत जाइए। गुस्सा इसीलिए आता है कि आप लोगों का जब नुकसान होता है मुझसे सहा नहीं जाता। और वो जो दो चार लोग जो ये सोचते हैं हम टोकन का प्राइस बताते हैं इस चैनल पे, नहीं बताते। आपको दुनिया का सबसे बोरिंग प्रोग्राम है वेब3 की दुनिया। दो लोग या लेक्चर देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर ये बोरिंग प्रोग्राम को देख के आपको कुछ नहीं मिल रहा। मत इस पे वेस्ट करिए, सीरीज भी मत देखिए। लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो इस प्रोग्राम को एपिसोड नंबर 1 से देखिएगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस, मेरे को भी आजकल आज बहुत ज्ञान मिल गया। मैं इथीरियम को अपना प्लग नहीं कर पाया, तो मैं भी शर्म से अपना मुंह थोड़ा सा बंद करके देखो मिलता हूँ आपसे। इथेरियम भी नेचर से अभी तक ले रहा है, इसलिए इथेरियम की इज्जत कर रहा हूं और प्यारा है दिल को। जिस दिन इथेरियम अपने आप को प्रूफ ऑफ स्टेक पे प्रूफ कर देगा लंबे समय के लिए, उसको भी उतना ही सराहता हूँ। आज भी सराहता हूँ इथेरियम को, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बिटकॉइन के प्रति ना कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि बिटकॉइन कहां से आया है, क्या उसकी, वो कहां से ले रहा है अपने डिसेंट्रलाइजेशन को, हाँ, कहां से उसने इंस्पिरेशन कहां से ली है। डिसेंट्रलाइजेशन इज यूनिवर्सल ट्रुथ फॉर बिटकॉइन ओनली एज ऑफ नाउ। जो बोलते हैं ना, जैसे 2080 रूल एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, वैसे ही बिटकॉइन का डिसेंट्रलाइजेशन एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। निहाल, अगर तुम ये सुन रहे हो, आज प्रणव ने ये बात बोल दी है, इस वाले क्लिप को निकाल के ट्विटर पे डाल देना जैसे ये शो खत्म हो। थैंक यू वेरी मच। चलो।
अरे बाप रे, न्यूज़ चैनल पे ये आ गया हूँ ऐसा लग रहा है। अरे, अरे, अरे। चलो, ओके। चलो, मिलते हैं।